हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आइसोकांट कर्व को समझेंगे और इसके साथ ही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समोत्पाद वक्र का अर्थ क्या होता है। समोत्पाद वक्र क्या होता है इसके बारे में कहा गया, जिस प्रकार अनधिमान वक्र मीन्स इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो वस्तुओं के लिए होता है, और जो आइसोकांट कर्व होता है वो मेन कैपिटल के लिए होता है। कैपिटल और जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, इसमें मेन लिया जाता है कैपिटल और लेबर। तो चलिए बात करते हैं कि समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं। जिस प्रकार अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उसी तरह समोत्पाद वक्र दो साधनों के, यहाँ पर मेन बात फैक्टर की होती है, उन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब दो वस्तुएं मिलती हैं तो कंज्यूमर जो होता है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। परंतु यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के लेकर कि जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है, जो मेन करता धरता होता है, फैक्ट्री वगैरह का मालिक होता है, वो किस तरह से अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो जो फैक्टर और प्रोडक्शन लगाए जाते हैं तो उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें एक कर्व होता है जो कि ये शो करता है कि उसके किसी भी बिंदु पर जो प्रोड्यूसर होता है वो वस्तु को प्रोड्यूस करेगा तो उसको समान लाभ ही होगा। समोत्पाद वक्र प्रदर्शित साधनों के संयोगों के समान मात्रा में उत्पादन संभव होने के कारण उत्पादक उनमें उदासीन होता है। उदासीन से तात्पर्य है कि जब कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं परंतु जो हमारा आउटपुट है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो भी इनपुट लगा रहे हैं उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिज़ल्ट। तो इसी को कहते हैं उदासीन होता है। उसका उन संयोगों के मध्य कोई अधिमान नहीं होता है, मतलब गतिशील नहीं होता है। इसलिए समोत्पाद वक्रों जो होते हैं उनको उत्पादन अधिमान वक्र भी कहते हैं। यहाँ पर मेन अनधिमान होता है। उत्पादन अनधिमान वक्र मीन्स प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। चलिए अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है। ये एक आइसोकांट का कर्व है जिसमें कैपिटल और लेबर को लिया गया है। ये दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर और प्रोडक्शन के। तो इसमें हम एक आपको समझाते हैं कि मेन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रा करेंगे। ये हमारा होता है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। इसमें हम दो फैक्टर लेते हैं। पहला फैक्टर यहाँ पर लेबर होएगा और यहाँ पर कैपिटल को लेंगे। यहाँ एक ये आइसोकांट कर्व बनता है। आइसोकांट कर्व जो होता है वो हमें सेम यूटिलिटी देता है। यूटिलिटी मीन्स जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेम यूटिलिटी मिलती है। तो जैसे यहाँ पर हम अगर हम कैपिटल की इस मात्रा को लें और लेबर की इस मात्रा को, तो जो संयोग यहाँ पर 1 2 3 2 4 6 मीन्स कैपिटल के हम 4 प्रोडक्शन को ले 4 यूनिट को और इसकी 1, तो हमें सेम कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर ये 1 मान लीजिए, इसको 2 कर लेते हैं। 1 मिनट। तो चलिए बात करते हैं इसके कर्व को समझते हैं। ये हमारा आइसोकांट का कर्व है जिस पे हमें जो भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता है, अगर हम कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं और लेबर कम लगाते हैं, या फिर लेबर ज़्यादा लगाते हैं कैपिटल कम लगाते हैं, तो हमें सेम कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। इसमें ये है कि अगर हम किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को घटाते हैं तो दूसरा हमें इंक्रीज़ करना ही होता है, वरना अगर हम एक को घटाएंगे और दूसरे को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो उत्पादन होगा, जो आउटपुट निकल कर आएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो जो इन आइसोकांट कर्व ये शो करता है कि इसके इस बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा वस्तु को तो उसे प्रॉफिट होगा। इसमें अगर हम 6 कैपिटल के यूनिट लगा दें और 2 लेबर, ये 2 लेबर को लगाएं प्लस 2 लेबर, तो हमें सेम
आउटपुट मिलेगा। इसके बदले में अगर हम दूसरी यूनिट जैसे कि 4 कैपिटल प्लस 3 लेबर को लगाएं, तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें जो एक प्रोड्यूसर है उसको यूटिलिटी देगा, वही सेम ये वाला कॉम्बिनेशन पर भी जो उद्यमी है उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो चलिए अब इससे समझते हैं कि आइसोकॉन्ट कर्व क्या होता है। जैसे इन डिफरेंस कर्व में जो सबसे ऊपर वाला कर्व होता था ये, तो ये जो सबसे टॉप पर कर्व होता है वो हमको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देता है। इसी तरह आइसोकॉन्ट कर्व में भी जो सबसे टॉप पर होता है वो एक प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा उसको लाभ प्रदान करेगा। इसमें हर एक पॉइंट पर उसको समान प्रोड्यूस ही होगा, या फिर किसी भी पॉइंट पर ले ले, सबके अलग अलग होते हैं। और एक बात ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसको हम मात्रात्मक में नहीं माप सकते हैं, परंतु जो मात्रात्मक में नहीं माप सकते हैं कि मतलब है जैसे कि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता है कि वो कितना संतुष्ट हुआ है, परंतु कोई ये बता सकता है कि उसको कितनी चीज़ प्राप्त हुई है किलोग्राम में। जैसे आप कोई भी किसी भी चीज़ को सेवन करते हैं, जैसे कोई भी फल आपने कंज्यूम किया, एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने एक एप्पल खाया तो आपको कितना रेट देना पड़ा, ये आप बता सकते हैं, परंतु आप ये नहीं बता सकते कि एक एप्पल खाने के बाद आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है, क्योंकि जो संतुष्टि होती है वो एक मानसिक अवधारणा है, वो हमारे मन को कितना संतुष्ट करती है वो बताता है। परंतु जो प्रोड्यूसर होता है वो जब अपनी कैपिटल लगाएगा तो उसको गिन सकता है कि वो कितनी पूंजी दे रहा है। इसी तरह अगर वो श्रमिक को वेजेस मिलती है तो वो ये भी काउंट कर सकता है कि कितनी वेज दे रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसको हम यूनिट में नहीं माप सकते हैं, परंतु जो आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं उसको यूनिट में माप सकते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वैसे पूछा नहीं जाता है और किसी बड़े एग्जाम में शायद पूछ भी लिया जाए, परंतु जो आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं उसमें यूनिट में माप सकते हैं। ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। बाकी जो इनडिफरेंस कर्व की विशेषताएं थी वही इस कर्व की भी विशेषता है कि वह बाएं से दाईं ओर जाता है, वह दाईं ओर नीचे जाता है। जैसे ये है तो ये यहाँ से नीचे जाता है। इस तरह से आइसोकॉन्ट कर्व है। जो पहला वाला आइसोकॉन्ट कर्व है वो हमें 1000 यूनिट्स की प्रोवाइड करवा रहा है, उसके बाद दूसरा 2000, तीसरा 3000, इस तरह से इसको माप सकते हैं। आई होप आप लोगों को आइसोकॉन्ट कर्व समझ में आ चुका होगा। ये एक साधन के ऊपर डिपेंड है कि कोई भी उद्यमी कितना साधन अपना लगाता है, कितना व्यय करता है किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने में। एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको हम समझ सकते हैं। पहले जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है इसको क्या कहते हैं? जो साधन होते हैं, श्रम की साधन पूंजी के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ क्या है कि साधन श्रम मीन्स लेबर की एक इकाई पूंजी की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग हो सकती है जिससे उत्पादन मात्रा समान रहे। एक इकाई पूंजी, ये मतलब कि अगर हम किसी भी जो उद्यमी है, अगर वह मान लीजिए कि अपना साधन जो श्रम है वो अपने एक लेबर को हटाता है, ठीक, तो उसके बाद वह अपनी कैपिटल को कितना इंक्रीज़ करे कि वो इसका जो हटाया है इसकी एक यूनिट उसी बिंदु पर पहुंच सके। देखिए समझाते हैं। जैसे कि एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक ये हो गया, यहाँ पर हम लोग लेंगे लेबर, यहाँ पर लेबर और यहाँ पर कैपिटल। ये आइसोकॉन्ट कर्व होता है। जैसे पहले जो पहले उद्यमी है वो अपने इस कर्व पर प्रोड्यूस कर रहा है, इस लाइन पर अपना उद्योग कर रहा है, ठीक। उसके बाद जैसे कैपिटल की यहाँ पर 30 यूनिट मान लेते हैं और लेबर की यहाँ पर 20। थ्योरी में बोला गया कि साधन श्रम की
एक इकाई की कितनी पूंजियों एक इकाई पूंजी की कितनी इकाइयों पर के स्थान पर प्रयोग हो सकती है। मीन्स इसमें हम पूंजी को इंक्रीज करेंगे, इसमें हम श्रम को इंक्रीज करेंगे और पूंजी को घटाएंगे। जैसे श्रम को हमने बढ़ाया तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। देखिए इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हमने लेबर की यूनिट इंक्रीज़ की, लेबर को हमने बढ़ाया, जैसे यहाँ से 20 था तो यहाँ पर 30 कर दिया। तो ये 30 करने पर जो हम जैसे श्रम का साधन बढ़ाते हैं, साधन श्रम की एक इकाई बढ़ाते हैं, तो वह पूंजी की यहाँ पर आती है। मीन्स ये जो 20 से 30 है, 20 से 30 तक हुआ है श्रम का, तो वह जैसे 20 से 30 बढ़ा है तो वह यहाँ पर चलिए मान लेते 15 हो गया। तो जो 30 से 15 हुई है, जैसे जो पूंजी में कमी आई है तो उतनी ही कमी आई है जितनी इसमें वृद्धि की गई है, जिसके कारण हमारा उद्योग जो है, जो भी एक प्रोड्यूसर उद्योग कर रहा है वो अपने संतुष्टि पॉइंट पर ही है, उसको कोई भी ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो घाटा हुआ है। तो ये जो है साधन श्रम और पूंजी के बीच की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। मीन्स हमने कितना बढ़ाया कि हमें पूंजी की इकाई घटाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल से निकालते हैं। डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल का मतलब है कैपिटल, मीन्स पूंजी में हमने कितनी कमी की है, पूंजी में कमी हुई है। जैसे 30 माइनस 50, अगर डेल्टा का साइन लगा होता है तो उसमें जो नया प्रॉफिट मिलता है हमको, और जो उसके बाद जो नया मिलता है उसको पुराने वाले से घटा देते हैं। अगर हमारा पुराना वाला बड़ा है, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उससे उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो हुआ है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, कैपिटल 30 माइनस 50 होएगी, और जो लेबर होएगा वो हमारा 30 माइनस 20 हो जाएगा। ये हमारा निकल कर आएगा तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मीन्स यहाँ पर 15 होगा और ये 10 होएगा। इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो 3/2 आएगा, 5 से अगर काटेंगे तो ये हो गया तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।